रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानता हूँ। हाँ तो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, तो आज मैं उनके बीच में रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड इट्स टू नंबर्स। तो कहने का मतलब, यदि टू नंबर्स हो, उनमें से फर्स्ट नंबर को यदि हम मान लें ए और सेकेंड नंबर्स को मान लें क्या, बी, देन नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इट्स एचसीएफ मल्टीप्लाई इट्स एलसीएम। तो ऐसा एक फार्मूला आपको देखने को मिला होगा कोई बुक में, या तो किसी टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे। तो ये आपको ये फार्मूला बता दिए होंगे, बट मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ये फार्मूला आया कैसे। तो यदि हम एक संख्या, पहला संख्या 4 और दूसरा संख्या 8 मान लें और इसका फैक्टर निकालेंगे, तो क्या 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। इसका 2 पर पावर 2 और इसका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3। तो बच्चों, जहाँ तक हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालना है तो कॉमन जो है कि क्या, फैक्टर को लेना है। तो कॉमन में क्या होगा, दोनों में 2 फैक्टर, 2 गुना 2 मिल रहा है, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 4 हो गया। बट यहाँ तक एलसीएम निकालने की बात है बच्चों, तो एलसीएम की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर हो उसका होता है, जो भी फैक्टर होता है उसका अधिकतम जो घात होता है उसी को लेते हैं। तो अधिकतम घात क्या है बच्चों, इस जगह 2 पर पावर 3 है, और 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। अब आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, ये एचसीएफ है ये दोनों संख्याओं का, और ये क्या है, एलसीएम है। यदि हम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं 4 गुने 8, तो क्या होता है बच्चों, 32। और इनके एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करते हैं तो क्या होता है बच्चों, 32। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो लाइन लिखे हैं, किसी भी 2 नंबर के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। और इस पर जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बच्चों आप लोग से, इसमें से किसी 3 का वैल्यू आपको दिया होगा और चौथे का वैल्यू निकालना कहता होगा। या तो ये नंबर और ये नंबर का वैल्यू दे सकता है, इसका मान दे सकता है बच्चों, और एलसीएम निकालने के लिए कहा सकता है। या तो एलसीएम और एचसीएफ दिया हो रह सकता है, और इनमें से किसी एक संख्या को दे करके दूसरा संख्या पूछ सकता है बच्चों। ये क्वेश्चंस पूछने का जो है कि क्या तरीका हो सकता है। तो आज आइए हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि संख्याएं 27 एवं 81 का मौसो 3 हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। बट इस जगह जो मौसो होगा आपका 3 नहीं होगा, समझ रहे हैं बच्चों। इस जगह क्या होगा, आपका 27 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सब पहला संख्या 27 दिया है, दूसरा संख्या क्या 81 दिया है, और उसका एचसीएफ कितना दिया है बच्चों, 27 दिया है। एलसीएम निकालना है तो हम सूत्र का जो है कि अप्लाई कर लेंगे बच्चों। चूंकि सूत्र से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या, एलसीएम बच्चों। 27 गुना 81 बराबर क्या, इस जगह आपको एचसीएफ के जगह 27 लिखना है, और गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम। जब एलसीएम को निकालिएगा बच्चों, तो ये 27 मल्टीप्लाई के रूप में है इसमें, तो क्या हो जाएगा, 27 उस ओर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। और ये 27 और 27 क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 81, ये आपका क्या एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका टॉपिक्स है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये एक क्या है, नियम है। और किसकी नियम, भाग की एक विधि है, जिसमें भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू एवं शेषफल को आर माना गया है। तो भाग की विधि से,
तो भाग की विधि से क्या होगा, यदि हम भाज्य में हमेशा भाजक से भाग देते हैं और भागफल आता है और शेष, भागफल के जो भागफल के उपरांत जो शेष बचता है उसको शेष कहते हैं। और इसको, और उसके बाद सत्यता के नियम से हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो क्या शेष। तो यदि भाज्य को a मान लें और भाजक को b मान लिया है तो a इजिकल टू b और गुना q प्लस क्या हो जाएगा r बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों मुझे एक फार्मूला मिला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या r। तो इस स्थिति में बच्चों यदि हम 4 से 4 में भाग दें तो एक बार में शेषफल क्या हो जाएगा 0, और 4 से हम यदि 9 में भाग दें तो शेषफल क्या हो जाएगा 1। तो शेषफल जो होता है बच्चों ये जो भाग देने वाले संख्या से हमेशा छोटा होता है, देख रहे होंगे। तो शेषफल जो होता है ये 0 से बड़ा होगा या तो बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और क्या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा शेषफल। अब यदि बच्चों आपसे कह दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से जो है कि क्या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो देखिए उसका वर्किंग रूल्स क्या है। तो सर्वप्रथम छोटी संख्याओं को चिन्हित कर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और उसके बाद भागफल से प्राप्त शेषफल से भाजक में भाग देते हैं। भागफल से जो शेषफल हो जाएगा वो भाजक बन जाएगा पहले भाजक का बच्चों, और यह प्रक्रिया तब तक जो है कि क्या चलती रहती है कि जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। उसके बाद यह इस प्रकार शेषफल शून्य करने वाला अंतिम भाजक मौसोप कहलाता है, महत्तम समावर्तक। और यदि इसी प्रक्रिया को सत्यता सूत्र में सजा देते हैं तो यह यूक्लिड विभाजन विधि कहलाता है। तो देखते हैं बच्चों 228 और 282 का मौसोप जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले भाग की क्लियर कर देंगे। ये शेषफल जो है कि इसका भाजक हो जाएगा, फिर ये शेषफल इसका भाजक हो जाएगा बच्चों, और ये शेषफल इसका भाजक हो जाएगा, और जो शेषफल को शून्य कर देगा बच्चों वही क्या हो जाएगा मौसोप। अब इसी को चूंकि भाग की लेमा से, हम यूक्लिड विभाजन को भाग की लेमा भी कहते हैं, इस जगह चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाग देते हैं। तो पहला नंबर जो है कि 282 का भाजक क्या है बच्चों 228, अब भागफल 1 है तो 228 गुना 1 प्लस शेष 54 है। दूसरा स्टेप में देखते हैं बच्चों 228 भाज्य है मेरा, इसका भाजक है 54, इसका भागफल है 4 और इसका शेष क्या है 12। तीसरा स्टेप में देखते हैं बच्चों 54 मेरा भाज्य है और इसका भाजक है 12, इसका भागफल है 4 और शेष क्या है 16। चौथा स्टेप में देखते हैं बच्चों इसका भाज्य है 12 और भाजक है 6 और भागफल क्या है 2, और इस स्थिति में बच्चों शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 किसने किया, ये 6 ने किया, तो 6 ही क्या हो जाएगा आपका मौसोप। और यह विधि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि हुआ। और यदि इस विधि से बच्चों यदि आपको मौसोप निकालने के लिए कहे तो आप इसी विधि से निकालें। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विरोधाभास का नियम। तो विरोधाभास का नियम क्या है, एक प्रकार का ऐसा नियम है जो सही को गलत मानने की अनुमति देता है। देखिए बच्चों विरोधाभास कहते किसको हैं, यदि दो दोस्त है उसमें थोड़ा सा जो है कि क्या झगड़ा हो जाए, और यदि पहला दोस्त कहे कि दिन को रात तो दूसरा दोस्त रात को दिन कहेगा बच्चों। कहने का मतलब यदि ये कहीं सही बात बोले तो वो हमेशा गलत बात बोलेगा, समझ रहे हैं ना, वही है विरोधाभास का नियम, और उसी नियम को कहते हैं विरोधाभास। और इस नियम के द्वारा जो है हम किसी भी सही चीज़ों को गलत मान सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः संख्याओं को साबित करने में किया जाता है। जहाँ तक कि आप लोग को यदि नहीं मालूम है बच्चों तो इस वीडियो को देखें एकदम, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे मैथ्स के निचोड़ को ला करके आपके सामने रख दिए। तो देखते हैं क्वेश्चंस इस पर आधारित किस तरह से पूछा जा सकता है। तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए संख्याओं को सिद्ध करना है तो विरोधाभास का नियम लगाना है, क्योंकि पहले ही लिख दी हैं। चूंकि विरोधाभास के नियम से माना कि √3 अपरिमेय, इस जगह क्या मानेंगे, विरोधाभास लगा दिया, हम इसको गलत, जो सही है इसको हम गलत मान लेंगे। तो क्या है एक परिमेय संख्या। तो परिभाषा से परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे बच्चों तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p/q का क्या हो जाएगा p², और नीचे q गुना q लिख सकते हैं बच्चों। इस एक q को इस ओर ला जाएंगे तो 3 गुना q हो जाएगा बच्चों। अब यदि हम इस चीज़ों को देखेंगे बच्चों तो एक पूर्णांक संख्या हो गया यदि q का किसी भी मान के लिए, और ये एक क्या हो जाएगा भिन्न संख्या हो जाएगा बच्चों।
तो कहने का मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहले हम गलत माने हैं तब ना बराबर नहीं हुआ। यदि हम सही माने होते तब ये दोनों क्या हो जाता, बताइए, इक्वल हो जाता। तो इसी से साबित हो जाता है कि हमने जो √3 को परिमेय मान लिया वो सच में परिमेय नहीं है, और वो क्या है, अपरिमेय। तो लिखे अंत में हम लिखेंगे बच्चों, अतः हमारा मान्यता गलत हुआ कि √3 एक क्या परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इस यहाँ जो है कि आपका ये रियल नंबर समाप्त होता है बच्चों। और आप किसी भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। और जहाँ तक मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बिहार में फ्री शिक्षा का संचार करना चाहता हूँ। यदि आप लोग का सपोर्ट मिल जाए तो मैं सच में बिहार के गरीब बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। तो बच्चों, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। जय हिंद।